नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। तो चलिए आज पता करते हैं क्या कि टर्म इंश्योरेंस खरीदने से पहले उसमें 10 ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसे हमें चेक करना चाहिए या जिसके ऊपर हमें गौर करना बहुत जरूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की ओर। तो दोस्तों, जब भी हम लोग टर्म इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो सबसे पहले चीज हम लोग क्या सोचते हैं कि आखिर हम लोगों को कितने अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस चाहिए। इस अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे थ्योरीज है जो कि मार्केट में फ्लोट करते हैं, जिसमें कि सबसे बेस्ट थ्योरी ये है क्या कि आपकी जो भी एनुअल सैलरी है उसका 10 गुना आप टर्म इंश्योरेंस कम से कम जरूर लें। लेकिन उसके ऊपर से भी मैं दोस्तों आपको एक बात कहूंगा कि उसके ऊपर भी आपको इन्फ्लेशन को कैलकुलेट जरूर करना चाहिए। मान लेते हैं किसी पॉलिसी होल्डर ने 40 साल के टेन्योर का टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया और 20 साल के बाद में उस पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है, तो 20 साल के बाद में उसकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए तो मिलेंगे। लेकिन क्या उस 1 करोड़ की वैल्यू 20 साल के बाद में भी 1 करोड़ के बराबर की होगी? तो ऐसा नहीं है। अगर हम लोग 7% के इन्फ्लेशन रेट को मान के चले तो आज के 1 करोड़ की वैल्यू 10 साल के बाद में डिवाइड बाई 2 यानी कि 50 लाख की हो जाएगी। 15 साल के बाद में इस 1 करोड़ की वैल्यू डिवाइड बाई 2.8 यानी कि 36 लाख की हो जाएगी। 20 साल के बाद में 1 करोड़ की वैल्यू डिवाइड बाई 3.9 यानी 26 लाख की हो जाएगी। 25 साल के बाद में 1 करोड़ की वैल्यू डिवाइड बाई 5.4 यानी कि अप्रॉक्स 80 लाख की हो जाएगी। और 30 साल के बाद में डिवाइड बाई 7.6 यानी कि अप्रॉक्स 30 लाख की हो जाएगी। इसलिए जब भी आप कोई भी टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने जाएं तो आप अपने ईयरली सैलरी का 10 गुना प्लस आने वाले लाइबिलिटीज, हो सकता है क्या कि आपके अपने बच्चों के शादी के लिए भी पैसे जमा करने हो, उनकी पढ़ाई के लिए भी पैसे जमा करने हो, प्लस जो ये इन्फ्लेशन है इसको भी मद्देनजर रखते हुए आपको अपने टर्म प्लान के टोटल इंश्योर्ड अमाउंट को डिसाइड करना पड़ेगा। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि आप अपने हेल्थ इंफॉर्मेशन, आप अपने सैलरी इंफॉर्मेशन, आप अपने फैमिली का अगर हेल्थ हिस्ट्री पूछा जाए तो ये सारे इंफॉर्मेशन को सही भरें। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे पॉलिसी होल्डर ऐसे होते हैं जो कि स्मोक करते हैं, लेकिन जब वो टर्म प्लान लेने जाते हैं तब वो ऐसे नॉन स्मोकर अपने आप को घोषित कर देते हैं, जिससे कि ये होता है क्या कि जैसे ही उस पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है और इंश्योरर को अगर पता चल जाता है कि उस डेथ के पीछे में उसका स्मोकिंग भी एक बड़ा फैक्टर था, तो ऐसे केस में आपके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसी तरीके से अगर आपके पास में कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है या तो कोई क्रिटिकल इलनेस है आपको, तो ये सारे इलनेस को, डिजीज को और जो भी आपका हैबिट है और जो आपकी मेडिकल हिस्ट्री है, इन सारे पॉइंट्स को आप क्रिस्टल क्लियर तरीके से अपने फॉर्म में डिक्लेयर कर दें। अगला पॉइंट आता है मेडिकल चेकअप। बहुत सारे इंश्योरर ऐसे होते हैं कि वो आपको एक ऑप्शन देते हैं कि क्या आप अपना मेडिकल चेकअप करवाना चाहते हैं, तो ऐसे केस में प्लीज इन सारे ऑप्शंस को आप अवेल करना ना भूलें। जैसे कि LIC का टेक टर्म प्लान अगर आप लेते हैं 75 लाख रुपए से ऊपर का अगर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, तब LIC आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि क्या आप अपना मेडिकल हेल्थ चेकअप करवाना चाहते हैं। तो आप ऐसे ऑप्शन अगर आपके पास में है तो प्लीज इन ऑप्शन को आप एक्सेप्ट करके अवेल करें। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी मेडिकल हेल्थ हिस्ट्री है वो क्रिस्टल क्लियर आपके इंश्योरर के पास में पहुंच जाएगी और उसी के बेसिस पे आपका प्रीमियम डिसाइड होगा। हो सकता है आपका प्रीमियम बढ़ भी जाए, हो सकता है आपका प्रीमियम घट भी जाए, लेकिन इन एनी केस आपके और आपके इंश्योरर के बीच में जो ट्रांसपेरेंसी है वो एस्टेब्लिश हो जाती है और आपका जो मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन है उसके अगेंस्ट में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, आप अपना जो पॉलिसी फॉर्म है वो आप अपने खुद के हाथ से भरे। आप किसी भी एजेंट के द्वारा अपने पॉलिसी फॉर्म को ना भरवाएं, क्योंकि दोस्तों एजेंट क्या होते हैं, वो बहुत सारे स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन होते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भर देते हैं, लेकिन जैसे ही पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है और जब नॉमिनी अपने फॉर्म्स को लेके जाते हैं, अपने क्लेम्स को लेकर के जाते हैं और इंश्योरर उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाता है, तो उस समय उनको बहुत सारी जो डिटेल्स होते हैं वो मिसमैच नजर आते हैं। तो उस समय बहुत ज्यादा दिक्कत होती है पे आउट लेने में और बहुत से केस में आपके टर्म इंश्योरेंस के क्लेम को रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपको अपने पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ना। मुझे पता है क्या कि सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन आपको ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना बेहद जरूरी है जिसके अगेंस्ट में आपको टर्म इंश्योरेंस का कवरेज नहीं मिलता है। जैसे कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ फॉरेन कंट्री में हो जाए तब आपको टर्म इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा। जैसे कि पॉलिसी होल्डर की डेथ अगर टेररिस्ट अटैक में हो जाए तब उसके नॉमिनी को कोई भी पे आउट नहीं मिलेगा। इसी तरीके से सुसाइड का केस हो गया, मर्डर बाय नॉमिनी हो गया या डेथ ड्यू टू सम नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो इन सारे केस में आपके नॉमिनी को हो सकता है कि कोई भी पे आउट नहीं दिया जाए। इसलिए ये जो भी सारे एक्सक्लूडेड पॉइंट्स होते हैं इसको जरूर पढ़ें। और खासकर अगर आप एक वुमेन है
तो एक बात का जरूर चेक करें कि क्या आपके पॉलिसी में प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले मृत्यु को कवर किया जाता है कि नहीं। बहुत सारे टर्म इंश्योरेंस ऐसे हैं जो कि डिलीवरी के समय में अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाए तो इस कंडीशन में आपके नॉमिनी को कोई भी पे आउट नहीं मिलता है। इसलिए खासकर अगर आप एक वुमेन है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को जरूर चेक। लेकिन अगले पॉइंट की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मेरी आपसे एक बहुत ही हार्दिक दिल से गुजारिश है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और अभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन और आपके लाइक्स ही हमें मोटिवेट करता है कि हम इस तरीके के एजुकेशनल कंटेंट्स आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर करें। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपने राइडर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ द जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं वो एक्सीडेंटल राइडर्स तो जरूर ले लेते हैं, लेकिन सारे पॉलिसी होल्डर को एक बात ये पता होनी चाहिए कि अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव करके चल रहे हैं और पॉलिसी होल्डर की उस दौरान मृत्यु हो जाए तो इस केस में आपका इंश्योरर आपको कोई भी क्लेम नहीं देगा। साथ ही साथ अगर आप कोई रिस्की या तो कोई डेंजरस गेम खेल रहे हैं जैसे कि स्काई डाइविंग हो गया, बंजिंग जंपिंग हो गया, कार रेसिंग हो गया, तो ये सारे डेंजरस गेम खेलते समय भी अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाए तब पर भी आपको सम एश्योर्ड अमाउंट नहीं मिलेगा। इसलिए राइडर लेते समय भी उस राइडर को जरूर समझें, और जैसे कि अगर आपके पास में कोई क्रिटिकल इलनेस है तो उसके राइडर्स को अगर आप लेते हैं और क्रिटिकल इलनेस के चलते पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उस पॉलिसी होल्डर को टर्म इंश्योरेंस का जो एश्योर्ड अमाउंट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही साथ उस राइडर का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो भी मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आप किसी क्रिटिकल इलनेस से जूझ रहे हैं तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस क्रिटिकल इलनेस को डिक्लेयर कर दे अपने फॉर्म में, और बाद में उसका राइडर भी ले ले। इससे आपको 2 तरीके के अमाउंट भी पे आउट किए जाएंगे। अगला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने नॉमिनी डिटेल्स सही फिल करना, अपने एड्रेस को सही अपडेटेड रखना। बहुत सारे पॉलिसी होल्डर्स ऐसे होते हैं जिनका की जॉब ट्रांसफरेबल होता है, इसलिए इन दैट केस जहां भी आप ट्रांसफर ले रहे हैं तो प्लीज तुरंत जाके आप अपने पॉलिसी के अगेंस्ट में उस एड्रेस को अपडेट करवा दे, क्योंकि जैसे ही आप अपने एड्रेस को अपडेट करवाएंगे तो उस एड्रेस पे आपको एक लेटर भेजा जाएगा फॉर कंफर्मेशन, और जो भी नॉमिनी डिटेल्स है आप नॉमिनी डिटेल्स सही भरें। बहुत से केस में ये देखा गया है कि नॉमिनी डिटेल्स का जो ऑफिशियल नाम है वो आपके जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है उसमें जो नॉमिनी डिटेल्स आपने भर रखे हैं उसके नाम से ही मैच नहीं करता है। तो इस केस में भी जो इंश्योरर होता है वो आपको पेमेंट करने के लिए बहुत दौड़ धूप करवाता है, और इन केस आपके नॉमिनी की डेथ हो जाती है तो उसके डेथ के तुरंत बाद आप अपने नए नॉमिनी को वहां पे अपडेट करना ना भूलें। अगला पॉइंट आता है क्या कि आपको पे आउट कैसे चाहिए। इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है वन टाइम पेमेंट, दूसरा ऑप्शन होता है मंथली पे आउट, और तीसरा ऑप्शन होता है लमसम प्लस मंथली पे आउट। तो इसमें आपको डिसाइड करना है क्या कि आपका जो नॉमिनी है वो कितना फाइनेंशियली नॉलेज में साउंड है। अगर मान लेते हैं क्या कि आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली है और आपके नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, तो क्या आपको लगता है क्या कि आपका नॉमिनी 1 करोड़ रुपए को सही से हैंडल कर पाएगा? तो इस सारे केस को आपको समझ करके सही पे आउट ऑप्शन को चूज करना होगा। अगले पॉइंट में आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको जो भी अपना प्रीमियम अमाउंट है वो आप टाइमली फिल करें। या तो बहुत सारे इंश्योरेंस जो है वो ग्रेस पीरियड देना शुरू कर दिए हैं, तो आप अपना जो भी टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम है प्लीज अपना टाइमली ड्यूली ग्रेस पीरियड के अंदर में पे करें। बहुत समय ऐसा हो जाता है क्या कि जो भी पॉलिसी होल्डर होता है वो मिस आउट कर देते हैं अपने प्रीमियम को फिल करना। तो इन दैट केस प्लीज अपने इंश्योरर को तुरंत बताएं क्या कि इस साल या तो आप 2 महीने 3 महीने के बाद में आप अपना प्रीमियम पे आउट करेंगे। बहुत सारे इंश्योरर कुछ पेनल्टी लेकर के आपको कुछ डिले अप्रूव कर देते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने टर्म इंश्योरर को सही से सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि जब भी किसी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए तो उसके नॉमिनी को विद इन सर्टेन टाइम उस क्लेम को प्रोसेस करवाना पड़ता है, नहीं तो आपका क्लेम रिजेक्ट भी कर दिया जा सकता है। प्लीज पॉलिसी लेने के समय भी इस बात का जरूर चेक करें कि आपका नॉमिनी पॉलिसी होल्डर के डेथ के बाद में कितने समय के अंदर में क्लेम कर सकता है, और उसी विंडो के अंदर में प्लीज क्लेम करना ना भूलें, नहीं तो हो सकता है कि आपका क्लेम रिजेक्ट भी कर दिया जाए। तो दोस्तों ये थे 10 पॉइंट। आशा करता हूं आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन कंटेंट्स के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े रहे हैं। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।